हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन और लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कवर किया था और उसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्कस किया था। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बात की थी कि एटीपी का यानी एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन से इधर से उधर। वहीं अगर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, मतलब एनर्जी यूज़ हो रही है लेकिन एटीपी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहाँ से एनर्जी मिलती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र करने के लिए और इसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, क्या होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उस पर हमने सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप की बात की थी। तो ये जो आपको सर्किल सा दिख रहा है, मान लेते हैं एक सेल है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोडियम पोटेशियम पंप और दोनों तरफ ये दूसरे जो पंप है, अभी हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप की बात की थी और देखा था कि 3 सोडियम आयंस सेल के बाहर मूव होते हैं और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर मूव कर दिए जाते हैं और इसमें एटीपी यूज़ होता है एनर्जी की फॉर्म में। अब इस सोडियम पोटेशियम पंप से सेल के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोकेमिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। अब यही इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्राइव करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? तो इन आयंस की जो एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी कह सकते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करने में वो इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल कराती है। मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल को इस आयन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर। तो यहाँ पर कई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयंस यूज़ होता है। तो ये सोडियम आयंस की जो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो ड्राइव करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं। तो सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में सोडियम आयन जो होते हैं वो सेल के बाहर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। यही सोडियम आयन जो सेल के बाहर होते हैं, जब हम बात करते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की, तो ये सेल के बाहर वाले जो सोडियम आयन होते हैं ये फिर से सेल के अंदर मूव करते हैं अपनी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सोडियम आयन मूव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इसमें दूसरा मॉलिक्यूल मूव करता है, जो ग्लूकोज है, वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अब जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन से मूव कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो इसे एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कहाँ मिलेगी? सोडियम आयंस के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से। तो यहाँ पर सोडियम आयन इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में सेल के अंदर हेल्प करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कोई झूला है स्लाइड वाला, उसमें आप स्लाइड कर रहे हो और आप अपने छोटे या भाई बहन को अपनी लैप में बिठा लेते हो तो दोनों नीचे स्लाइड कर जाते हैं। इसी तरह सोडियम आयन के साथ साथ ग्लूकोज भी सेल के अंदर मूव कर जाता है, लेकिन सोडियम आयन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जबकि जो ग्लूकोज होता है वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्यों ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से? क्योंकि जब हम इस सोडियम पोटेशियम पंप को किसी इनहिबिटर से इनहिबिट कर देते हैं और इसको रोक देते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन का मूवमेंट, तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो सोडियम आयन है यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी। तो यहाँ पर यही प्रूफ होता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, जिसमें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हम ये जो सोडियम आयन है
क्योंकि कई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयन ही एक ड्राइविंग आयन का काम करता है। ड्राइविंग मतलब यही दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसफ़र को पॉसिबल कराता है। तो यहाँ पर सोडियम आयन को हम एक ड्राइविंग आयन बोल सकते हैं। और अगर ग्लूकोज है, जिसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज एक ड्रिवन आयन कहलाता है। तो एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक तो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है और दूसरा एक सोडियम और H+ का भी ट्रांसपोर्टर होता है। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में तो दोनों ही अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि अगर हम सोडियम और H+ वाला सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें एक अंदर जाता है और एक बाहर जाता है। मतलब ये एक एंटी पोर्ट है और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक सिम पोर्ट की तरह काम करता है। तो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को हम कहाँ देखते हैं, तो दो जगह बात आती है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की, एक तो इंटेस्टाइन की ल्यूमन में और दूसरा हम देखते हैं इसे किडनी में। तो यहाँ पर हम ल्यूमन की बात करेंगे। इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जो एपिथेलियल सेल होती है, जो एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इन एपिथेलियल सेल की, यहाँ पर ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने खाना खाया और आपकी ल्यूमन में बहुत सारा ग्लूकोज है। अब जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन में बहुत ज़्यादा है तो वो एपिथेलियल सेल से इस तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से अंदर आती रहेगी, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इजीली मूवमेंट होगा। लेकिन जब ल्यूमन में ग्लूकोज कम होने लगेगा और सेल में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा तो फिर इसका मूवमेंट रुक जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। लेकिन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ये ग्लूकोज भी हमें सेल के अंदर चाहिए, हम इसका वेस्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है ल्यूमन में, तो फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से ये सेल के अंदर आना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर बात आती है इस सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की, जो इस ग्लूकोज को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवाएगा। तो जब इंटेस्टाइन की ल्यूमन में ग्लूकोज कम होने लगता है सेल से, तब यहाँ पर ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो इस ग्लूकोज को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराते हैं। और किसकी हेल्प से? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। तो सोडियम के साथ साथ तो यहाँ पर 2 सोडियम अंदर मूव कराए जाते हैं सेल में, और यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उसके साथ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमने पीछे बात की, एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और इस सोडियम के साथ साथ ये ग्लूकोज अंदर आ जाता है। अब ये ग्लूकोज फिर से नीचे की तरफ जो बेसल सेल होती है उनसे ब्लड में मूव करा दिया जाता है। तो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बहुत मेन रोल प्ले करता है, एक तो ल्यूमन में इंटेस्टाइन की, और दूसरा जब किडनी सेल में रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है ग्लूकोज की, तब वहाँ भी यही सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से अंदर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज मूव करा दिया जाता है। और ये पॉसिबल हो पाता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की वजह से। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इसीलिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि एनर्जी यूज होती है लेकिन सीधे ATP से एनर्जी नहीं ली जाती, जबकि दूसरे आयन की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है वो पॉसिबल कराता है इस मॉलिक्यूल के अंदर की तरफ ट्रांसफ़र को। तो यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं, जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कौन सा है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर की कैटेगरी में आता है, और कहाँ से एनर्जी आती है और किस तरह से ये पॉसिबल होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेल वॉल शुरू करेंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।